अ वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और जब ये मॉर्निंग शो का आगाज होता है तो अगले 2 घंटे के लिए आपका हमारा साथ बन जाता है 10 बजे से 10:10 से और 12 बजे तक। और जब आगाज करते हैं तो खुशगवार बातों के साथ करते हैं, सेहत की बातें करते हैं, लाइफ स्टाइल की बातें करते हैं और कुछ उसकी टिप्स भी देते हैं आपको फिटनेस की। और थोड़ी सी मौसीकी और जो जायके होते हैं ना उसका तड़का लगाते हैं। याद रखा जाए कि वही अच्छा होता है काम जिसका आगाज मुस्कुराहट से हो। बिल्कुल, और मुस्कुराहट से अगर आपने स्टार्ट कर लिया अपने दिन का आगाज तो फिर आप पूरा दिन खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और अगले 2 घंटों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और अच्छी बात से आज दिन का आगाज करते हैं। आज की अच्छी बात मैं आपको बताऊं बिलाल जी, आप ही बताती हैं अच्छी बात। इंसानी जो शख्सियत है ना उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स जो है ना ये तब्दीली बहुत अहमियत रखती है। कभी जरूरी नहीं इंसान हमेशा पॉजिटिव रहे, ये फितरत है इंसान की, हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता। इंसान की शख्सियत वक्त के साथ बदलती है और ये तब्दीली कभी मुस्बत होती है तो कभी मनफी होती है। हम सब के साथ ऐसा होता है क्योंकि कभी हम ज़्यादा कोई बहुत सोची समझी अच्छी बात कर लेते हैं, कभी हमें सब्र करना होता है तो कभी ऐसा लगता है जैसे हमें चिड़चिड़ापन आ गया ना, तो जल्दबाजी या मनफी सोच इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें घबराने की चीज़ नहीं है। हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ ना इंसान की शख्सियत में तब्दीली आना एक कुदरती अमल है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये तब्दीली है ये मस्बत हो रही है या मनफी। क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ एक तरफ हम तरक्की, तालीम, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इंसान अंदर से जो है ना तनाव, खुदगर्जी या अदम बर्दाश्त और जहनी दबाव का भी शिकार होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और होता ये है कि ज्यादातर चिड़चिड़ापन कब होता है? जब सैलरी लेट हो जाए, जब घर में कोई ज्यादा खर्चा आ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि जिसके लिए आपके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, या फिर कोई ऐसी बात, कोई ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हुए होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं वो टॉक्सिक लोग, तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। वो कहते हैं ना कि सराउंड योरसेल्फ विद अ पॉजिटिव एनर्जी। और फिर एक बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी पुरमायने खेज जो है वो कहावत है कि आपकी जो सोहबत है ना वो आपकी शख्सियत को बदलती है। तो आपकी सोहबत ही आपकी सोच को भी बदलती है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का तायुन अगर आपने करना है तो बड़ी एक पुरानी सी कदीम ज़माने की कहावत है कि अगर आप कोयले की कान में जाएंगे, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन दामन पे दाग लग जाएगा। लेकिन आप अतर की दुकान में, परफ्यूम की दुकान में जाएंगे तो वहां पे भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जब बाहर आएंगे तो आपके कपड़े महक रहे होंगे। बिल्कुल, तो ये है सोहबत का असर। और क्या हम जानते हैं कि हम वक्त के साथ बेहतर हो रहे हैं या फिर हमारे अंदर जो तब्दीली आ रही है वो अच्छी नहीं है? क्योंकि देखा जाए तो जो पॉजिटिव तब्दीली है जैसे सब्र, हौसला, हमदर्दी, किसी को फॉरगिव करना, या ये सब जो है ना हमें अंदर से भी मजबूत बनाती है और हमारे रिश्ते भी खूबसूरत करती है। लेकिन अगर जो नेगेटिव तब्दीलियां आ रही है ना, अगर आप में जैसे गुस्सा, हसद, बदगुमानी या दूसरों को नीचे दिखाने की सोच, तो ये हमें आहिस्ता आहिस्ता खुद खोखला कर देती है। ये नहीं कि हम दूसरों का अगर नुकसान कर रहे हैं तो इससे हमारे लिए कोई फायदा हो रहा है, हमारे अपने लिए ही सबसे पहले जो है ना वो नेगेटिविटी हम पर हावी होती है। अच्छा, ये जो बड़ी प्यारी सी आपने बात आज की है ना अच्छी बात में, कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जो हम बहुत सारे पैतरे आजमा रहे होते हैं, बहुत सारे पत्ते फेंक रहे होते हैं, फिर अगला जो है वो आखिर में इक्के का पत्ता फेंक कर सारी बाजी मार जाता है। होता ये है कि जो वक्त आप पॉजिटिव रहकर अपनी शख्सियत को सुधारने में लगा सकते हैं ना, जो पॉजिटिव एनर्जी आप खुद को ग्रूम करने में लगा सकते हैं, खुद को सक्सेसफुल बनाने में लगा सकते हैं, वो आप बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिएगा। वो चीज हम वो सारी एनर्जी सर्व कर देते हैं अगले को गिराने में, अगले को नीचा दिखाने में, अगले को पीछे छोड़ने में, फिर हम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं। फिर देखना चाहिए हमें कि हमारी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, मतलब नेगेटिविटी में हो रही है। तो इससे दूसरे के लिए आप अगर बुरा कर रहे हैं तो इससे सबसे पहले आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो, क्योंकि आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही। जबकि इंसानी शख्सियत में आने वाली जो पॉजिटिव तब्दीलियां होती हैं, जैसे कि सब्र है, शुक्र है, खुद एतमादी है, हमदर्दी भी होती है, सच्चाई भी होती है, ये न सिर्फ एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि पूरी सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ ना, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि मस्बत सिमत देती हैं। मतलब एक बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। यू फील वेरी हैप्पी, वेरी रिलैक्स्ड और अंदर से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही होती है। बिल्कुल, और यही पॉजिटिव एनर्जी है, इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इसी में आपकी शख्सियत की भी कामयाबी है। yes. और जो है आपकी दुनिया भी इससे सवर जाएगी और इंशाल्लाह आखिरत भी, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो सबसे पहले आप खुद को फायदा देंगे, फिर आपकी सोसाइटी में एज अ होल इस चीज का फायदा। यकीन करें आपकी इतनी सारी बातों से वो जो अच्छी बात की पूरी किताब है ना आपके पास, वो किताब मैंने पूरी रट ली है। और रात में जाके जब हमारा प्रोग्राम रात को 4 बजे भी रिपीट होता है, ये मॉर्निंग स्पॉट ना, तो वहां उस वक्त बैठकर सिर्फ सॉरी ये अच्छी बात मैं देख रहा हूँ तो कि अच्छी बात जो कही थी
रात और सुबह वो याद करते हैं दवाई की तरह, सुबह दोपहर शाम। बहरहाल दवाई की अगर बात हो तो एक नशा और भी है, वो नशा है न्यूज़ का, खबरों का नशा। क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होते हैं, जो खास तौर पर इस वक्त लोग बैठकर टीवी के सामने बैठे हुए हैं या अपने ऑफिस में ही बैठे होते हैं, लेकिन वो NTN न्यूज़ लगाया हुआ होता है अपने पास लाइव और मॉर्निंग स्पॉट देख रहे होते हैं। एक तो आपकी अच्छी बात का इंतजार होता है, दूसरा इस बात का इंतजार होता है भाई मुल्क भर की अपडेट्स देते हैं, शहर भर में क्या हो रहा है, कौन कौन से शहरों में क्या हो रहा है और दुनिया भर में क्या हो रहा है। बिल्कुल, दोनों हम आपसे खबरें शेयर करते हैं, चाहे वो मुल्क की हालात हों या आलमी सतह पर कोई अपडेट्स हों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, पहली स्टोरी की जानिब चलेंगे और सबसे पहले आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। चीन ने जापान पर फतह की याद में तारीखी परेड मुनाकिद की है। और यकीन माने बिलाल, अगर आपने वो परेड देखी हो, ऐसा लग रहा था कि कोई रोबोट चल रहा है, रोबोट से भी शायद गलती हो जाए, लेकिन वो जो उनकी फौज ने परेड की है, मतलब उन्होंने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि कितनी ताकतवर कौम है ये और कितनी डिसिप्लिन, कितनी मुनज़्ज़म। तो चीन ने जापान में फतह की याद में तारीखी परेड मुनाकिद की और इस मौके पर खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना होगा और साथ ही हरीफ अमेरिका को पैगाम दिया कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। चीन ने जंग अजीम 2 में भी फतह और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। तो चीन ने यह साबित कर दिया है बिलाल इस वक्त अपनी इस परेड को दिखाकर कि जो है इसके पास ये ताकत का भरपूर जो है ना मुजाहरा किया है इसने। लेकिन जो है ये किसी को ना इसने खुद बता दिया है, तो दुनिया को जंग या अमन में से एक चीज बिल्कुल ऐसा ही। और जो कैपिटल है ना इस वक्त चीन का, यानी कि बीजिंग, वहां पर तारीखी एक प्लेस है तियानमेन स्क्वायर, और उस स्क्वायर पर शानदार फौजी परेड मुनक्किद हुई, जो कि फुटेजेस आप देखें ना, मतलब व्हाट अ वंडरफुल व्यू कि आप सारे उनके पुराने एंशिएंट प्लेसेस को देखें और ये बड़ी बड़ी तादाद में उनके फौजी खड़े हुए हैं। अब इन फौजियों के अंदर जो अफवाज हैं, फजाइया थी, बहरिया थी, बरी फौज थी, ये तमाम मर्द और ख़वातीन जो फौजी हैं उन्होंने इंतहाई चाबुक दस्ती से हिस्सा लिया। सदर जो हैं इस वक्त शी जिनपिंग उनको वलवला अंगेज अंदाज में सलामी भी पेश की है और फौजी दस्तों के जो बाजू और कदम उस हम आहंगी के साथ उठ रहे थे कि ये अमल रोबोट भी अंजाम दें, तो शायद कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा ना कि गलती कर जाते, क्या सिंक किया हुआ था, क्या प्रिसाइज होकर उन्होंने किस तरह से वो स्टिफनेस जो होती है आपकी उस तरह से खड़े होकर एक पूरी इनकी ग्रूमिंग होती है कि मतलब एक टक आवाज़ आती है जब आप इनका जो बूट होता है वो ज़मीन पर जब पड़ता है तो एक आवाज़, एक साउंड पैदा होती है। वो सब उसी आवाज़ को फॉलो करते हैं कि जितनी देर में वो बूट ज़मीन पर जाना है तो इसका मतलब सबका बूट वो ज़मीन पर टच होना चाहिए। जितनी दफ़ा वो अपने वेपन के ऊपर हाथ लगाते हैं तो कड़ करके एक आवाज़ आती है, उस सब ने उसको फॉलो करना होता है। और ये महीनों नहीं, ये सालों की प्रैक्टिस होती है। जब आप भर्ती होते हैं, जब आप जैसे हमारे पास काकोल के अंदर ये जो बच्चे होते हैं वो जब जाते हैं PMA लॉन्ग कोर्स के लिए, तो लॉन्ग कोर्स के अंदर जो नॉन कमीशन्ड फौजी होते हैं ना वो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे मौलिज होते हैं, हमारे टिप भी वही होते हैं, हमारे उस्ताद भी वही होते हैं, हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन जो सिखाया जाता है वो जब आप परेड करते हैं ना, जैसे आप बच्चे स्कूल के अंदर असेंबली किया करते थे, वो चीज़ सिखाई जाती है। सही बात है। और चीनी फौज की इस महारत पर हर शख्स दम खुद रह गया और सब लोग देखते रह गए और जबरदस्त इनकी एक कामयाबी। आप जंग अजीम की बात कर रही थी। हाँ, जंग अजीम 2 में जापान की जो शिकस्त है उसकी 80वीं सालगिरह पर चीन में कौमी तारीख की ये सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पर तियानमेन स्क्वायर पर होने वाली तारीखी परेड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की है। भाई हमारे सदर, हमारे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान यानी ईरानी सदर भी वहाँ पर शामिल थे और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी परेड में शरीक हुए। बिल्कुल, अगर इस तकरीब की बात करें ना तो भारत के जो वजीर आज़म है नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत ही नहीं मिली। और दावत क्यों नहीं मिली, यू गाइस नो बेटर कि हो क्या रहा था इस वक्त। और चीन के अंदर तो चलें जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने, लेकिन भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, भारतीय एक एनालिस्ट है वो ये कहती नजर आई और खास तौर पे इसको अप्रिशिएट करूंगा मैं, एक तो हाफिज साहब को जिनकी लीडरशिप थी और फिर दूसरी तरफ मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि जिन्होंने सिफारती ताल्लुकात को मजबूत करने की बेहतर से बेहतर कोशिश की जंगी सूरत हाल में। हुआ ये कि वो जो भारतीय एनालिस्ट है वो ये कहती नजर आई कि हमारी सिफारतकारी को क्या हो गया है, हमारी जो सिफारतकारी है
वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यंग ब्लड है वहाँ के सिफारतकार जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो इतनी अच्छी डिप्लोमेसी, इतनी अच्छी ब्यूरोक्रेसी लेकर चल रहे हैं। तो जो चीन के सदर हैं उन पर बात दोबारा से घुमा कर ले आते हैं, क्योंकि चीन में परेड जो जारी है उसके लिए आए मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और कहा गया कि दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं को खुश आमदीद कहता हूँ। जबरदस्त। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब की बात करें तो वही सैलाबी सूरत हाल है। इसके शहर कमालिया में हेड सदनाई को बचाने के लिए दरिया रावी पर माई सपूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ा गया और हेड सदनाई के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 12,000 क्यूसेक इजाफे के बाद यहाँ पानी का जो बहाव 1,85,563 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस मजीद कई देहात भी ज़ेरे-आब और हजारों एकड़ काश्त फसलें दरियाबोद हो गई हैं। बिल्कुल। और डिप्टी कमिश्नर कमालिया चौधरी नईम सिंधु का कहना है कि भाई हेड सदनाई जो है उसको बचाने के लिए दरिया रावी का हिफाजती बंद वो तोड़ा गया है, ताकि वो पानी को जिस तरह से आपको डाइवर्ट करना होता है ना, तो डाइवर्जन के तरीकेकार होते हैं। बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात भी डूब गए, जबकि बंद तोड़ने से ही जो कबल है इलाका मकीनों को अपने माल मवेशी और जो उनका कीमती अशिया होती हैं वो एक अलर्ट जारी किया जाता है और फिर एक सायरन बजता है और फिर वो स्पीकर के ऊपर आवाज़ दी जाती है कि अपने अपने इलाकों को खाली कर लें। अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ें हैं, मवेशी है, वहाँ के गाँव के पास कीमती चीज़ें मवेशी ही होते हैं या फिर उनके अपने घर का छोटा मोटा सामान होता है, तो वो लेकर मुंतकिल हो जाते हैं। जबकि हेड सदनाई के सैलाबी रेले से जिला खानेवाल की अगर बात करें तो 136 मवाजियात जो है वो मुतासिर भी हुए हैं। बिल्कुल। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसके जिला बनू में FC हेडक्वार्टर्स पर भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज का दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला एक और बार किया है भारत ने, और जवानों ने फितनल हिंदुस्तान के खारिज की FC हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी FC हेडक्वार्टर की दीवार से टकराई और धमाके के नतीजे में दीवार जुज़वी तौर पर गिर गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 खारिज मारे गए और पाक फौज और FC के 6 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद और 3 शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तो भारत इस वक्त एक तो दुनिया भर में आइसोलेट हो गया, चीन से में भी वहाँ पर उसको दावतनामा नहीं दिया, अमेरिका भी उस पर मजीद टैरिफ लगा रहा है और किसी भी तरह उसकी नहीं सुन रहा। दूसरी तरफ वो अपना जो गुस्सा है वो पाकिस्तान में निकाल रहा है, कभी आबी जारियत करते हुए तो कभी ये फितनल खारिज बनते हुए। बिल्कुल ऐसे ही KPK के अंदर हमने देखा था कि पहले वो जिरगा सिस्टम वाला एक पूरा एक मामला उठाया गया था और फिर जो है वो फौज और वहाँ के जो जिरगा सिस्टम है उनकी कोलैबोरेशन नहीं हो पा रही थी, वो कोलैब होती, फिर हुकूमत ने कोशिश की कि वो उन चीज़ों को समझा जाए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो कि KPK के वज़ीर आला हैं, उनका बड़ा कोई अजीब और गरीब घोस्ट किस्म का ना मतलब वो रोल प्ले किया। आई डोंट एग्री विद दैट रोल। लेकिन उसके बाद अभी ये देखते हैं हम कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट बनू की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से हमला हुआ है और फिर उसके अंदर हमारे जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नौश किया है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आज की जो तारीख है उससे कुछ ही दिन रह चुके हैं, ऑलमोस्ट कोई 3 दिन के बाद, यानी कि हफ्ते के रोज़ जो कि 6 सितंबर होगी। 6 सितंबर से पहले हमेशा मैं ये देखता हूँ, अगर आप हिस्ट्री को रिपीट करके देखें या पीछे जाकर देखें, भारत कहीं ना कहीं बुज़दिलाना हमले करने की कोशिश करता है। ये हमने हमेशा देखा है। कोई ना कोई ऐसा दिन आता है जो जिसके अंदर भारत को चुपती हुई यादें दोबारा से ताज़ा हो जाती है ना, याददाश्त, तो वो कुछ करता है। अब ये 6 सितंबर तो आपको पता है यौम दिफा पाकिस्तान है। 6, 7, 8 बल्कि 5, 6, 7 आप ये डेट्स को अगर उठाकर देखें तो भारत को इस वक्त उनकी वालिदा या अम्मा जी उठाती होंगी और कहती होंगी कि देखो इस दिन हमें चोट पहुंची थी, इस दिन हम पूरा टूट कर शिकस्त हो गए, हमें मिल गई थी। तो अब वो इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन तो जामे शहादत नोश किया है। इसी की तरह हम फ्राइडे के दिन उन तमाम लोगों को जो है वो खराज तहसीन भी पेश करेंगे, क्योंकि वीक का लास्ट प्रोग्राम होता है, तो उसके ऊपर ज़रा इस पर बात करेंगे फितनल खवारिज के हवाले से भी, और ये जो इस वक्त भारत के जो ओछे हथकंडे हैं ना उसको भी ज़रा बेनकाब करेंगे। जुमे वाले दिन तो आपने देखना जरूर है मॉर्निंग शो जुम्मे को। हाँ बिल्कुल। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात की जाए तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है और पुतिन का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी से मुसाफा भी किया है। अच्छा, एक चीज़ पुतिन की अगर बात की जाए, बड़ी कोई स्टिफ सी पर्सनैलिटी है, बड़ा उनका एक कैरिज्मा है, बड़ा एक रोल प्ले किया है। एक वज़ीर आज़म गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख में, पिछले वज़ीर आज़म, और जिनसे सारी टिकटॉक का आगाज़ हुआ था। आज मरीम नवाज साहब को कहा जाता है कि वो टिकटॉक की रानी है।
लेकिन असल राजा होते टिकटॉक के ना, उनकी सारी वीडियोस इस चीज़ के ऊपर होती थी कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरह से बात करनी है, कैसे किसी को लुक पास करना है, अगर कोई बड़ा मुल्क का वजीर आज़म या फिर सदर गुजर रहा है तो उसको किस तरह से आपने फुल एटीट्यूड के साथ मिलना है, क्योंकि आपकी एक फोर्स थी, वो कौन सी फोर्स थी वो आपको पता है, टाइगर फोर्स। उसने जो है वो काम करना होता था कि बस वो पकड़नी है पिक्चर, उसके ऊपर लगानी है टिकटॉक और वो बेहतरीन बूस्ट करके आपको कर देना है। तो अभी एक पिक्चर वायरल हुई है कि शहबाज शरीफ साहब एक पूरी क्यू में खड़े में प्यूटन जा रहे हैं और सम अदर डेलीगेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एज वेल वो गोइंग फ्रॉम देयर, तो वो उन्होंने यूं करके दिल पर हाथ रख के सलाम किया। तो उस चीज को इतना नेगेटिवली जो है वो प्रमोट किया जा रहा है कि ये हैं हमारे वज़ीर आज़म। उनका वो जेस्चर था एक, आप देख रहे हैं जब भी किसी मेहमान की हम तवाज़ो करते हैं, खातिरदारी करते हैं, तो हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, और वो तो फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अफशीन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कहीं मसरूफ हैं किसी के साथ बातों में, लेकिन मेरा आपके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप मुझे किसी इवेंट पे मिलेंगे, किसी शादी में अगर मिलेंगे तो मैं आपको यूं करके बड़ा हम्बली जो है वो करूंगा, लेकिन अगर आप कहीं और हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपने इग्नोर कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बात नहीं करना चाहते या आप इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट नहीं करे, पुराने वाले आपको ज्यादा पसंद थे क्योंकि उनकी शक्ल अच्छी थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इस वक्त कौमें क्या बोलूं, चलो छोड़े टाइगर फोर्स। लेट्स चले आगे बढ़ते हैं, बातें कहीं और निकल जाएंगी। अब ये मैं बता दूं आपको, ये जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से गर्म जोशी से, लिसन टू मी केयरफुली, गर्म जोशी से मुसाफा किया। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। रूसी सदर जो पुतिन है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं। बिल्कुल, और पाक रूस ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना भी चाहते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कुदरती आफात का सामना है, पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर अफसोस है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो पाक रूस ताल्लुकात है ना, ये वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान खिते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देना चाहता है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए कहा कि रूस से ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। और दौरान मुलाकात रूसी सदर ने शहबाज शरीफ को मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया। मतलब आप ये देखें ना, रूस से उनके अगर हमारे ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं तो ये हम लोग एक बहुत अच्छा जायंट ब्लॉक बन रहा है हमारा। मतलब हम लोग एक तरफ अमेरिका सुपर पावर है तो दूसरी तरफ अगर रूस है तो वो भी कोई कम नहीं है। और रूस से अगर हमारे ताल्लुकात हैं, उन्होंने SCO समिट में दावत दी है, तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अजीम बात है। बिल्कुल ऐसे ही, और आपने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया इस चीज़ को। जबकि वज़ीर आज़म यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें तो ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से बीजिंग में मुलाकात भी हुई है। जबकि दोनों अगर लीडर्स की बात कर लें तो दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक प्रोमिसेस जो होते हैं ना, जो अज़म किया जाता है कि वी विल डू दिस एंड दिस, तो वो सब तमाम प्रोटोकॉल्स को पूरा किया गया। बाहमी तौर पर जो दिलचस्पी है उसके तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। अच्छा, अब ये एक बहुत ज़बरदस्त सी बात है कि आप, जैसे मैंने वो इंडियन जर्नलिस्ट का कहा जो सेल्फ एनालिसिस कर रही थी और अंदर अंदर कोड़ रही थी, उन्होंने भी यही कहा, दुनिया भी यही कह रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी की पॉलिसी है ना, डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, वो अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतर तरीके से जारी है। इसके पीछे कुछ लोग सामने हैं, कुछ पीछे हैं, और जो पीछे हैं उनको भी सैल्यूट है कि ये जो पाकिस्तान की ये डिप्लोमेसी इस नहज पर आई है, उसका सारा क्रेडिट हमारी पाक अफवाज को जाता है। क्योंकि जो हमने जंग जीती है ना भारत से, उसके बाद से आपने देखा जितने भी ममालिक है ना, वो सब पाकिस्तान से खुद मतलब उसको मुबारकबाद दे रहे हैं और खुद अपने टर्म्स, बायलैटरल टर्म्स बेहतर कर रहे हैं। तो बहुत सारे ममालिक खुद पाकिस्तान की तरफ आए और बहुत सारे पाकिस्तान ने भी अपने सफारती सतह पर सबसे मुलाकात की। लेकिन एक चीज और है, पाक अफवाज को हमेशा ही क्रेडिट जाता है और देना भी चाहिए। जिस तरह से जंग जीती हमने ताकि आज हम सुकून से बैठे हैं। आज हम सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग कर रहे हैं इंडिया की, तो वो इसी वजह से कर रहे हैं कि हमारे जवानों ने जंग जीत ली है। लेकिन साथ साथ हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी सल्यूट पेश करता हूं। जिस तरह से जंग हुई है, उसके बाद जंग को पोर्ट्रे गलत अंदाज में किया जा रहा था भारत की जानिब से। हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स की बात कर ली जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, चाहे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इन्होंने दौरे शुरू किए फौरन से और असल हकीकत भी लोगों को बताई। तो लोगों ने कहा अच्छा, भारत ने तो ये कहा था। अब जब प्रूफ्स पेश किए हमने जाकर, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, यू आर राइट। सही बात है। जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास हुआ है। चेयरमैन NDMA और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। बिल्कुल, इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क भर में जारी बारिशों,
सैलाबी रेलों की बात कर लें और उनके नुकसान की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। और अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था ना कि हेलीकॉप्टर के अंदर जो PM शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उन इलाकों का दौरा किया, वहाँ जो दरिया गुजर रहे हैं उनका फ्लो देखा और फिर ये फैसला किया गया कौन सी चीज़ को कहाँ से किस तरह से डाइवर्ट करना है। जबकि बिजली के मुतासिरा निज़ाम की बहाली का काम भी तेज़ी से जारी है। जहाँ पर बिजली नहीं आ रही है कई दिनों से, दरियाओं में पानी के बढ़ते बहाव के बाइस पंजन के मुकाम पर शदीद तुग़यानी का खतरा भी पैदा हो चुका है। लेट्स टॉक अबाउट सिंध। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर हिफाजती इक़दामात और नकल मकानी से मुतालिक मुकम्मल ताउन भी जारी है। ये तमाम प्रोटोकॉल्स पूरे करके वज़ीर आज़म साहब को बताया गया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ इदारों को हिदायत दी है कि मवासलाती रास्तों, बिजली के तरसीली निज़ाम को तरजीही बुनियादों पर बहाल किया जाए और उन्होंने जोर दिया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मरबूत हिकमत अमली के तहत करीबी राब्ते में रहें और मुतासरा अवाम की फौरी इमदाद और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसके ज़मन में किसी किस्म की सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की। बिल्कुल, इस वक्त तो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए कोई भी गफलत, और इतना हसास मामला है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी साथ आ चुकी है। आपके ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म बार बार इजलास पर इजलास बुला रहे हैं। फिर न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब जो कि मिनिस्टर हैं वो भी सड़कों पर निकले। उन्होंने पुराने दौर की याद दिला दी, बड़े बड़े लॉन्ग बूट्स पहनकर जैसे शहबाज शरीफ साहब निकल जाया करते थे लाहौर की गलियों में और सड़कों पर, वैसे एहसन इकबाल भी निकलते नजर आए। फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मरीम नवाज साहिबा को आप कुछ भी कहें कि वो जापान के दौरे पे क्यों गई हैं, वो अपनी पर्सनल नौकरानियों को लेके गई, बेटियों को लेकर गई, उससे सवाल जवाब जरूर जो है वो उस टॉपिक पर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो उन्होंने पहले से वार्निंग जब दी गई थी तब से अलर्ट जारी हुआ था, विजिट शुरू कर दिए थे, लोगों का इनखला शुरू किया था। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त सिंध हुकूमत पर। सिंध हुकूमत ने पूरा एक सेल बनाया है, उस सेल के अंदर 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। फ्लड सेल जो है, कंप्लेन सेल, फिर मिनिस्टर्स आपने वो देखा शर्जील इनाम मेमन के बेटे रावल मेमन, तो उन्होंने भी बड़ा वो एक इफ्तिताह किया। जरा हमारे साथ एक जबरदस्त गेस्ट मौजूद है, मुझे दोबारा से जरा बता दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। नसीमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और मुल्क भर में जो बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां हैं उस पर हम उनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर बिल्कुल फाइन, बिल्कुल अल्लाह करम। नसीम साहब क्या अपडेट्स हैं, इन्फेक्शन फिगर्स क्या कह रहे हैं, स्टैट्स क्या कह रहे हैं, कुछ मुल्क की आवाम से शेयर करना चाहेंगे? हालात इस वक्त काबू में हैं क्या? देखिए वो तो आपके सामने है कि ये जो इस वक्त फ्लड्स आ रहे हैं, ये जो असल में इसको समझना चाहिए कि ये सारा ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, जी जी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इशू है और क्लाइमेट चेंजेस आपकी ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं जहाँ जहाँ, चाहे वो इंडिया से तरफ दरिया आ रहे हैं या हमारे पाकिस्तान से आ रहे हैं नादरन एरिया से, तो वहाँ पे एक जो ग्लेशियर्स हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वो आपको पता है पिघल रहे हैं, और जब पिघलते हैं तो फिर उससे फ्लड्स और ये सारा होता है। और इतने बड़े फ्लड तो आप देखें हिस्ट्री में या काफी तवील अरसे के बाद इस तरह की सिचुएशन एक डेवलप हो रही है। जो हमारी दरियाओं की कैपेसिटी है ज़ाहिर उससे भी बढ़ के यहाँ पे पानी आ रहा है। और फिर आप लोगों ने देखा होगा कि केपी में जब ये हमारी पीछे बारिशें हुई और वहाँ पे जब ये एक फ्लड वाली सूरत हाल डेवलप हुई तो वहाँ पे कितनी आप देख रहे थे कि लकड़ी थी जो कि काट के पड़ी हुई थी। हमने तो ये सुना हुआ था कि वहाँ पे बिलियन ट्री मंसूबा है और कोई नए दरख्त लगाए जा रहे हैं, वो तो 1/3 उन्होंने वैसे ही काट दिए वहाँ पे। और वो उस पानी के साथ वो पहले होता था कि जब इस तरह का कोई आफत आती थी तो फिर दरख्त जो है वो एक दरमियान में रोल प्ले करते हैं, उसको जैसे पत्थर नीचे आ रहे थे और जैसे लकड़ी नीचे आ रही थी वो उसको रोकते थे, तो वही सारी लकड़ी आके उसने फिर और मजीद। ठीक है, अच्छा मुझे थोड़ा सा आप पंजाब से हैं लेकिन सिंध की सूरत हाल के हवाले से आप कुछ अपडेट कीजिएगा कि पहले यहाँ पर 8 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल होने वाला था, अब सुनने में आ रहा है कि 12,000 क्यूसेक का रेला दाखिल होने जा रहा है। ये उसकी वजह ना आगे चूंकि पानी ना पे और इधर से ये दरिया सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सारा पानी कामुलेट होके, चूंकि इस वक्त सतलुज में भी पानी है, फिर रावी में पानी था, फिर इसके अलावा चनाब में पानी है, ये पानी सारा इकट्ठा हो गया तो अल्टीमेटली सिंध के थ्रू है इसने वहाँ पे समुद्र में जाना है, तो ज़ाहिर है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। जैसे यहाँ पे हमारे इन दरियाओं के जो रास्ते में जो सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट आए जो इलाके आए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो बस ये ड्यू टू माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं और क्लाइमेट चेंज ये सारा फिनोमेना हो रहा है,
उसकी वजह से ये सारी चीजें। अच्छा, एक बहुत अच्छी इनोवेशन जो है वो पंजाब में लॉन्च की गई है, जो थर्मल इमेजिंग ड्रोन के हवाले से मैंने सुना है कि वो खुद जो सैलाब में फंसे हुए मुतासरीन हैं उनको लोकेट करती है वो टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी को कहाँ किन किन इलाकों में यूटिलाइज किया जा रहा है? देखिए, पंजाब में तो बहुत सारी अप्रिशिएट जो करना चाहिए। आपको देखें, जो हमारा जानी नुकसान था, हुकूमत ने बहुत ज्यादा एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया टाइमली, और इस तरह की जो जैसे ड्रोन वाले और इस तरह की चीजें की, और डेफिनेटली आगे सिंध हुकूमत भी इस तरह ही करेगी और करना भी चाहिए उनको, ताकि जानी नुकसान कम से कम हो, माली नुकसान कम से कम हो। तो उम्मीद है वहाँ पे भी इंशाल्लाह इस तरह के इंतजाम करेंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर डेली आप देखें वो कहीं ना कहीं, और जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस खुद जा रहा होता है हर जगह पे, तो सारी मशीनरी पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होती है उस वक्त। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो तो जो एक आफत थी, एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, लेकिन अगर हुकूमत बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो उसमें जरा प्रॉब्लम, फिर उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, ठीक है नसीमुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया और जो पंजाब की सूरत हाल है उसके हवाले से हमें बताया। क्योंकि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मुल्क भर बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो उरूज पर हैं और दरिया रावी बिपर गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही का सामान बांध दिया है। और दरियाए रावी की बात की जाए तो वो अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ हेड सुदनाई के मुकाम पर भिपड़ चुका है, और जहां पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है वहीं माई सफूरा वाला बंद टूट चुका है, जिसके बायस तकरीबन 50,000 घर और हजारों जानवर शदीद मुतासिर हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि सैलाबी रैली की अगर बात करें तो लाखों लोगों को दरबदर कर चुका है ये सैलाब। फसलें, कई एकड़ पर जमीन पर फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि मुतासरीन बेयारो मददगार भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। खुले आसमान तले हैं, ना कोई मेडिसिन हैं, ना कोई सगे इमदादी उनके पास चीज़ें पहुँच रही हैं, ना फिर अनाज पहुँच रहा है। इस तरह से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। पानी जो है वो अब बच जाने वाली आबादियों की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जहाँ तबाही हो चुकी है वहाँ तो हो गई, पानी को निकलना भी है, अब वो दूसरी आबादियों में जा रहा है। खानेवाल की जो तहसील है कबीर वाला, उसके इलाके अब्दुल हकीम में भी हेड सदनाई के मुकाम पर भी पानी की सतह में खतरनाक हद तक हम आपको बताए जा रहे हैं कि वो इजाफा होता चला जा रहा है। बिल्कुल ये ऐसा है कि पानी जिस इलाके से गुजरेगा वो इलाका डूबता चला जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल में इससे जायद भी पानी बह सकता है। दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान में दाखिल हो चुका है। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 4 फुट का इजाफा हुआ है, जिसके बायस हेड मोहम्मद वाला बंद पर शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है। और ये देखें कि कितना बड़ा नुकसान है कि जो भी बंद है उन सबको जो है बारूदी मवाद से ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सैलाब का रेला है ये 5 सितंबर तक के पंजन पहुंचने की इसके तवक्को है। और पानी का जो बढ़ता हुआ दबाव है इसके बायस हेड मोहम्मद वाला रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ा है, जबकि बस्ती नूर मोहम्मद के 3 खानदान अब भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं हो सके हैं। तो कितने ऐसे लोग होंगे जो डिस्प्लेस्ड होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया होगा, क्या इस वक्त सूरत हाल होगी। पूरे मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट पर है, लेकिन जो है इस वक्त पंजाब में ये सूरत हाल है, सिंध में दाखिल होने वाली है, और अल्लाह ही खैर करे सिंध में अगर दाखिल हो गई तो यहाँ पर तो आपने देखा है कराची में और जो भी सिंध के इलाके हैं वहाँ पर किस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो हम तो इसके बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन ये कि हमारी बात की सिंध हुकूमत की यही कोशिश होगी कि वो इसको पूरी तरह से निपटे। बिल्कुल, मुल्तान की आपने बात की तो मुल्तान से कबल भी चिन्योट और झंग में भी सैलाब ने तबाही की नई दास्तानें रकम की हैं, जबकि चिन्योट में 150 जबकि झंग में 261 देहात पानी में डूब चुके हैं। जबकि मुजफ्फरगढ़ की तरफ अगर चलें तो वहाँ पर रंगपुर के इलाके में भी 24 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, और रंगपुर को शहर को शदीद ख़तरात के पेश नज़र हज़ारों अफराद नकल मकानी पर भी जो है वो मजबूर हो चुके हैं और नकल मकानी कर भी चुके हैं। ऑलमोस्ट 90% जो लोग हैं, कुछ जो हैं वो वहाँ से और इनखला की उनकी कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। और इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि ये सारी सूरत हाल 2 तरीक़ों से है, एक तो ग्लेशियर्स के पिघलने से, भारत की तरफ से पानी छोड़ने से ये एक फ्लो था जो बढ़ गया, और दूसरा मॉनसून की जो बारिशों के अंदर शिद्दत थी उसकी वजह से ये दोनों चीजें मिलकर पानी ही पानी। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, आपको बताऊं कि इस तमाम तर सूरत हाल में अगर कोई चीज़ इस वक्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना तो वो लीडरशिप है।
इस वक्त अगर पंजाब में मरियम नवाज खड़ी हुई हैं, जैसे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों को मुसलसल मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी है। तो जब ये अपनी निगरानी में सब काम करवा रही हैं, तो क्लिनिक ऑन व्हील जो है ना पंजाब में एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लॉन्च किया है। क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक ऑन व्हील। ऐसी सहूलियात आपने सिंध में इस वक्त नहीं देखी होंगी, लेकिन ये एक तरह से मोबाइल इनका अस्पताल है। क्लिनिक ऑन व्हील हो गया, फील्ड अस्पताल हो गया, मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक, ये घर घर जाने की सहूलत इनकी मौजूद है। ये सर्विसेज को मजीद इनको फाल बनाने की भी हिदायत की है। और मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखिला जो है ना इस वक्त इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, तो इसके बायस हजारों कीमती जाने जो है उनको महफूज बनाया जाए। बिल्कुल, और बर वक्त अगर इवैक्यूएशन करा लिया जाए तो उसकी बदौलत 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 9 लाख से ज्यादा मुतासिरीन को रेस्क्यू भी किया गया है। जबकि वज़ीर आला अगर की बात कर रहे हैं इस वक्त, जैसे अफशीन बता रही थी, तो मैनेजमेंट और तमाम इदारों की मुनज़्ज़म काविशों को भी सराहा है उन्होंने, और ये कहा कि उनकी मेहनत बर वक्त कार्रवाई की बदौलत एक बड़ी तबाही से भी बचा जा सकता है। बिल्कुल, और उनका कहना था कि तमाम सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं और उनके लिए खुराक, पीने के पानी और दीगर जरूरियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है कि ना सिर्फ ये कि उनकी इमदाद की जा रही है, बल्कि उनके मेहमान नवाजी की जा रही है। बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन भी आ गया है मैदान के अंदर और पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए गैर मुल्की इमदाद का भी ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 350 मिलियन रुपए इमदाद मुख्तस कर दी गई है। यूरोपीय यूनियन ने यह भी कहा कि बारिशें, सैलाब पाकिस्तान में कीमती जाने ले जा चुके हैं। बिल्कुल, और तमाम मुतासरीन से उनको हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। सैलाब मुतासरीन को इमदाद बाएतमाद NGOs के जरिए दी जाएगी और रकम जान बचाने वाली अदियात, पानी, नकासी के मनसूबों पर खर्च की जा सकेंगी और मुतासरीन को बुनियादी जो अशिया हैं उसकी खरीदारी के लिए नकद रकम भी फराहम की जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि सिफारती तन्हाई का शिकार एक तज़किरा कर लेते हैं। हमने कहा था आपसे कि भारत जो है वो इस वक्त बिल्कुल तन्हा हो चुका है, तो सिफारती तन्हाई का शिकार भारत को तवानाई के शोबे में एक और बड़ा झटका लगने वाला है, और झटका लग चुका है बल्कि। सऊदी अरब और इराक की सरकारी जो ऑयल कंपनीज है उन्होंने भारत एनर्जी कंपनी नियारा को तेल की फराहमी मुअत्तल कर दी। ओहो, ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एक तो पहले आइसोलेशन का शिकार है और सिफारती सतह पर कहाँ, अभी हम चीन की बात कर रहे थे, चीन ने उसको दावत नहीं दी अपनी परेड में। इसी तरह अमेरिका उस पर मुसलसल टैरिफ लगाए जा रहा है और उनकी कोई नहीं सुन रहा, बल्कि 6 के जगह 60 उन्होंने राफेल तैयारे गिराने की बात कर दी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये इनकी बात की जाए तो सऊदी अरब ने अब मिडिल ईस्ट में भी भारत को कबूल नहीं किया जा रहा। सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, उनकी सरकारी ऑयल कंपनीज ने भारतीय एनर्जी कंपनी नियारा को तेल की फराहमी मुअत्तल कर दिया। और तेल एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है भारत के लिए जिसके लिए वो रूस से कभी मदद मांग रहा है तो कभी किसी से, लेकिन हर जगह जो है ना उसको इस वक्त 2 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं सऊदी अरब में, अरामको और इराक में सोमो। ये कंपनीज ने हैं जिन्होंने इसको जो है तेल देने से मना कर दिया है और इसके नतीजे में भारत को तेल की तरसील, मसनूआत की फरोख्त और शिपिंग के निज़ाम में शदीद मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, माहिरीन के मुताबिक भारतीय कंपनी नियारा अब रजिस्टर्ड शिपिंग नेटवर्क के बजाय डार्क फ्लीट यानी कि गैर रजिस्टर्ड और गुमनाम जहाज़ों पर इन्हिसार कर रही है, जो कि आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी के जुमरे में भी आ सकता है। इस इक़दाम से भारत के लिए तेल की जो मुसलसल और महफूज तरसील है उसको यकीनी बनाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ सऊदीया में, कतर में, दुबई में जो पाकिस्तानियों को मसाइल थे कि उनको वीज़ा नहीं लगते थे, वो एक्स्ट्रा वीज़ाज दिए गए। दूसरी तरफ भारतीय जो वहाँ पर आबादी है उनको वैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी की गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी है, दुनिया भर में जो भारतीय है ना उनको जलीलो ख्वार करवा दिया है मोदी की हुकूमत ने और उसके स्टेटमेंट्स ने। मेरे ख्याल में जो इलेक्शन है इसमें बहुत बुरी तरह मोदी को शिकस्त होने वाली है और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो अब हम चलते हैं कुछ खेलों की खबरों की जानिब। और 6 मुल्की T20 सीरीज के चौथे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 18 रन से शिकस्त दे दिया। ये जब भी मैं ये मैच इस तरह के क्रिकेट की खबर सुनती हूँ तो मुझे पाकिस्तान की ना कारकर्दगी से बहुत मायूसी होती है। बिल्कुल, अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 170 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 9 विकेटों पर 151 रन ही बना सकी,
जबकि 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकते। बिलाल, हम जब अपने मॉर्निंग शो में किसी भी एथलीट को इनवाइट करते हैं तो हम हमेशा हुकूमत से यही रोना रोते हैं कि भाई आप लोग क्रिकेट पे इतनी तवज्जो तो देते हैं, लेकिन ये कि आप दूसरे एथलेटिक गेम्स पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि आप क्रिकेट पे जो तवज्जो दे रहे हैं उसका देखें आप क्या खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी टीम है हमें हर जगह मायूस कर रही है। अभी अफगानिस्तान से हार गई तो कभी किसी से। हारिस रऊफ जो है वो 34, फ़खर जमान 25, कप्तान सलमान अली आगा 20 और साहिबजादा फरहान ने 18 रन स्कोर किए। रन रेट देखें आप ज़रा। और अफगानिस्तान की तरफ से जो राशिद खान, मोहम्मद नबी, फजल फारूकी, नूर मोहम्मद, उन्होंने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन स्कोर किए। जबकि इब्राहिम ज़ादरान ने 65 रन बनाए, सिद्दीक उल्लाह अटल 64 रन बनाकर सबसे टॉप पर रहे। पाकिस्तान की जानिब से अगर बात की जाए तो फ़हीम अशरफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि साइम अयूब ने भी 1 विकेट अल्लाह करके ले ली थी। बहुत शुक्रिया साइम अयूब। अब जरा मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर समेत जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्के और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और बहुत से इलाके हैं जहाँ वक्फे वक्फे से बारिश हो रही, जैसे गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, खारियाँ, पसरूर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और नशीब इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो फीडर्स हैं वो ट्रिप हो जाते हैं एज यूजुअल। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में और बहुत से इलाकों के अंदर पाकिस्तान की ज़रूर होता ही है। बिजली भी उन इलाकों के अंदर बंद हो जाती है। पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है। मज़ीद बारिशों की एक्सपेक्टेशंस हैं और प्रेडिक्शंस कर दी गई हैं इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, जबकि मंडी बहाउद्दीन और शेखुपुरा में भी। शेखुपुरा का हमने आपको बताया था कल के वक्त, शेखुपुरा क्यों कहते हैं, वहाँ भी मज़ीद बादल जो है वो बरसने लगे। शेखुपुरा को शेखुपुरा क्यों कहते हैं? शेखुपुरा को शेखुपुरा इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर एक जो बादशाह था उसकी वालिदा अम्मी जान उसको प्यार से शेखू कहा करती थी, तो वो शेखू के जगह को शेखुपुरा कहना शुरू कर दिया। अरे वाह। चलिए हम अब आते हैं अपने लाइफस्टाइल एंड हेल्थ सेगमेंट पर। मौसम जैसा भी हो ना, हमारी जिल्द सबसे पहले इसमें मुतासिर होती है, ख़ास तौर पे बारिशों के मौसम में जहाँ हवा में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आ जाए ना, तो गंदगी, आलूदा पानी और पसीना सब मिलकर ना जिल्द को बीमार करने वाले मौक़े बढ़ा देते हैं और ऐसे में जिल्द पर खारिश, दाने, फंगस, एलर्जी और रैशेस जैसी शिकायत आम हो जाती हैं। अच्छा, अगर वक्त पर तवज्जो नहीं दी जाए तो हम हमेशा देखते हैं कि लोग फिर बड़ी मुश्किलात से गुजरते हैं। मामूली सी जो अलामात होती हैं वो तकलीफ का सबब भी बनती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम खुद भी इन मसाइल को बड़ा सीरियसली लें। अगर इनकी वजूहात जो हैं उनको जानने के लिए हम ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर ज़रा सा बात करें कि वजह क्या हो सकती है और किस वजह से जो है वो हमारी जो स्किन है वो ख़राब हो रही है। ये भी हमें ज़रूरत है कि हमें करना चाहिए। टूरिज्म पर हम बात कर लेते हैं। शेखुपुरा ही की बात कर ली जाए तो वहाँ पर एक हिरन मीनार है, उसके बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा तारीख़ी विरसे हैं उसमें सिर्फ इमारतें नहीं हैं बल्कि हमारी पहचान, हमारी माजी की अक्कासी और सकाफती शान के आयनादार हैं। इन्हीं में से खूबसूरत और तारीख़ी यादगार है हिरन मीनार, जो पंजाब के तारीखी शहर शेखुपुरा में वाक़ है और इस शहर की बुनियाद मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने रखी थी। अच्छा, ये जो है ना वो ये हिरन मीनार, इसकी भी एक बड़ी एक हिस्ट्री है, वो भी आपको बताते हैं क्योंकि ये जो रिवायात हैं उसके मुताबिक जो जहांगीर की वालिदा थी। अब देखिए मैंने आपको पहले ही इसलिए बता दिया था क्योंकि आज की चीज़ के अंदर हम बताने वाले थे कि जहांगीर साहब की वालिदा उसे प्यार से शेखू कहा करती थी, जिस निस्बत से शहर का नाम शेखुपुरा पड़ गया। अच्छा, शेखुपुरा, और इसके ऊपर पूरी एक हिस्ट्री है। वी एंड आवर टीम हैज मेड अ वेरी वंडरफुल रिपोर्ट। तो इसको जरा सा देखते हैं इस रिपोर्ट को कि क्या बनाया आज। बिल्कुल, मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान में मौजूद तारीखी विरसे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारे माजी की अक्कासी और सकाफती शान के आईनादार हैं। उन्हीं में से एक खूबसूरत और तारीखी यादगार है हिरन मीनार, जो पंजाब के तारीखी शहर शेखुपुरा में वाक़ है। इस शहर की बुनियाद मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने रखी। रिवायत के मुताबिक जहांगीर की वालिदा उसे प्यार से शेखू कहती थी, इसी निस्बत से इस शहर का नाम शेखुपुरा रखा गया। जहांगीर के दौरे हुकूमत में ये इलाका निहायत सरसब्ज़ व शादाब और शाही शिकारगाह के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर फितरत की खूबसूरती, जंगलात और जानवरों की बहुतात, खुसूसन हिरनों के गौल बकसरत पाए जाते थे। उन्हीं हिरनों में से एक बादशाह का पालतू हिरन मंसराज था।
जिससे जहांगीर को गहरा लगाव था। जब मंसराज का इंतकाल हुआ तो बादशाह ने उसकी याद में एक शानदार यादगार तामीर करवाई जो आज हिरन मीनार के नाम से जानी जाती है। हिरन मीनार सिर्फ ईंटों और चूने से बनी एक इमारत नहीं बल्कि मुगल बादशाह के दिल में छुपी नरमी, मोहब्बत और फितरत से वाबस्तगी का जीता जागता सबूत है। तकरीबन 30 मीटर बुलंद ये मीनार एक बड़े मुस्ततील तालाब के किनारे वाक़ है जिसके वसत में खूबसूरत बारादरी भी मौजूद है जहाँ कभी शाही खानदान कश्ती के जरिए जाया करता था। तालाब, मीनार और बारादरी तीनों मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो तारीख, हुस्न और एहसास का इम्तिजाज है। आज भी हिरन मीनार का माहौल इतना ही पुरकशिश और पुरसुकून है। सब्ज दरख्त, पानी की मध्यम आवाज, परिंदों की चहचहाट और कदीम पत्थरों की खामोश जुबान इंसान को माजी की सैर पर ले जाती है। सयाह यहाँ आकर सिर्फ एक इमारत नहीं देखते बल्कि एक कहानी को महसूस करते हैं। एक बादशाह, उसके हिरन और उसकी मोहब्बत की कहानी। हिरन मीनार हमें सिखाता है कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती, बाज़ औक़ात वो पत्थरों में भी सांस लेती है। ऐसे विरसे हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें महफूज रखना, जानना और आगे पहुँचाना हमारी सकाफती खिदमत है। सयाह आज भी हिरन मीनार देखने आते हैं और इस मोहब्बत को महसूस करते हैं जो एक बादशाह को बेजुबान जानवर से थी। तो ये थी एक बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट जो कि हम रोजाना इस खूबसूरत सेगमेंट के जरिए जो जेनजी है उसको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा था। और जो हिस्टोरियन ब्लॉगर्स है ना उनको भी बड़ी हेल्प मिल रही है इससे, क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे रब्ता किया कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर भी जो है वो बताएं कि इनकी हिस्ट्री क्या थी। हम पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है, जो हेरिटेज है, जो तारीख है, उस पर रोशनी डालते हैं ताकि आपको नए सिरे से इन चीज़ों की तारीख और हिस्ट्री और जो इनकी आर्किटेक्चर है उसके हवाले से मालूमात हासिल। बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वो जो आप मुझे बता रही थी ना कि वो ख्वाब देखकर उसकी ताबीर कैसे होगी, क्या क्या चीजें जो ख्वाब में देख लें तो उसका मतलब क्या होता है, ये तमाम मतलब आपको बताने जा रहे हैं, ख्वाब की ताबीर बताने जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।